स्वागत है। आज हम फोर्थ सेम BBA और BA बैंगलोर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ यूनिवर्सिटी, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम की पत्र लेखन की चर्चा करते हैं। इस यूनिट में पत्र लेखन और आलेखन दोनों है। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन की आवश्यकता, स्वरूप, प्रकार और पत्र में ध्यान देने योग्य बातों पर हम प्रकाश डालें। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पत्र लेखन होता क्या है। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को कागज पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। उस प्रोसेस को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन को चिट्ठी भी कहते हैं। कोई व्यक्ति जब अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उस पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसे पत्राचार कहते हैं। कुछ दशकों पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का एकमात्र साधन पत्र ही था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, आज हम देख रहे हैं कि यह सबसे पुराना पत्राचार का माध्यम उतना लोकप्रिय नहीं रहा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख दुख दूसरों से बांटना चाहता है। जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब वह मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देता है, परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वह पत्रों के माध्यम से अपनी बातें कहता है, उसकी बातें जान पाता है। और वास्तव में पत्र लेखन मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः यह पत्र लेखन की विशिष्ट विधा है, एक कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की एक झलक मिल जाती है। तो यह हो गया पत्र का परिचय। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्या है। आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज के युग में मानव के संबंधों का दायरा भी बहुत बढ़ गया है। प्रतिदिन व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों तथा अपने व्यापार व्यवसाय के संबंध में अनेकों लोगों से संपर्क करना पड़ता है। यह सुनने में बहुत आता है कि आजकल कौन पत्र लिखता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि पत्र लेखन का साधन आज बदल गया है, लेकिन पत्र लेखन आज भी किया जाता है। व्यापार व्यवसाय में पत्र से दिए गए आदेश निर्देश एक दस्तावेज बन जाते हैं। एक ठोस सबूत के रूप में पत्र विपरीत परिस्थितियों में उपयोग में भी लाए जा सकते हैं। जबानी या मौखिक या फोन आदि पर डील पक्की कर ली जाती है तो उसका कोई प्रमाण नहीं रहता और उस डील के खराब होने पर बचाव का कोई मजबूत रास्ता नहीं रहता है। इसलिए ईमेल द्वारा भी पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन की इस विशेष कला को हर किसी को सीखना चाहिए। पत्र में हमें शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से छोटा हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में लिखे गए शब्द वापस नहीं लौटा सकते। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही है और आगे भी रहेगी। मोबाइल फोन और संचार के अन्य माध्यमों का विकास होने के बाद पत्र लेखन प्रभावित हुआ है, पर इसकी महत्ता हमेशा से बनी रहेगी। इसके फॉर्मेट में कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन आवश्यकता फिर भी बनी रहती है। या कहें कि इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, इसलिए समय समय पर समय के अनुसार और माध्यमों के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। यहाँ पर हम बिंदु रूप में देख लेंगे कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्या है। आजकल दूर दूर रहने वाले सगे संबंधियों, व्यापारियों को आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने एवं संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में पत्र लेखन महत्वपूर्ण है। निजी तथा व्यापारिक व्यावसायिक सूचनाओं को प्राप्त करने तथा भेजने के लिए पत्र व्यवहार अत्यंत विशेष साधन है। प्रेम, क्रोध, जिज्ञासा, प्रार्थना, आदेश, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अनेक भावों को व्यक्त करने के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है। पत्रों के माध्यम से संदेश भेजने में पत्र में लिखित सूचना पूर्व रूप से पहले से गुप्त रहती है और पत्र को भेजने वाला तथा पत्र प्राप्त करने वाले के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को पत्र में लिखे संदेश पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। उसको सीक्रेट रखा जा सकता है। मित्र, शिक्षक, छात्र, व्यापारी, प्रबंधक, ग्राहक व अन्य समस्त सामान्य व्यक्तियों एवं विशेष व्यक्तियों से
सूचना एवं संदेश देने और लेने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान व्यवसायिक क्षेत्र में ग्राहकों का माल के प्रति संतुष्टि देने, व्यापार की ख्याति बढ़ाने, व्यवसाय का विकास करने के लिए आदि अनेक कार्यों में पत्र व्यवहार का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्र लेखन अपना विशेष महत्व रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पत्र का स्वरूप। पत्र के स्वरूप को समझने के लिए इसको हम अंग्रेजी में देखेंगे कि इसे पैटर्न कहा जाता है, जो यह बहुत जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड स्वरूप का पालन करने से पत्र लिखने वाले और पढ़ने वाले के लिए तथा व्यापारिक व्यवसायिक पत्रों को फाइल करने में सुविधा होती है और निर्णय लेने में भी शीघ्रता होती है, क्योंकि पैटर्न का पालन करने से कम शब्दों में अधिक से अधिक संदेश पहुंचाया जा सकता है। अगला हम देखेंगे बिंदु जो है पत्र के प्रकार की। मोटे तौर पर हम देखेंगे पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, जिसे अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी कार्यालयों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे भी सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात डिपार्टमेंट में जो भी सूचनाएं, सर्कुलर, मेमो आदि भेजे जाते हैं वे सभी औपचारिक पत्र ही कहलाते हैं। दूसरा बिंदु है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र निजी या व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह के औपचारिकता का बंधन नहीं होता है। इन पत्रों में प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला अपनी बात व भावना को खोलकर बिना लाग लपट के, बिना किसी बनावट के इस पत्र को लिखता है, लिख सकता है। और यही विशेष अंतर होता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये नमूने कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेट पैटर्न कैसा होता है। तो औपचारिक पत्र यहाँ नीले रंग में आप देख रहे हैं कि सेवा में, अर्थात जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, सेवा में के नीचे आ जाएगा उस अधिकारी के पद का नाम। अर्थात आप सेक्रेटरी को, किसी विभाग के सेक्रेटरी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा सचिव, और वह किस संस्था का या किस विभाग का, किस मंत्रालय का सचिव है वह यहाँ पर लिख लिया जाएगा। जैसे सचिव शिक्षा मंत्रालय। अब इसके नीचे आता है विषय। तो आपको यह पत्र किस लिए लिखा जा रहा है यह प्रश्न में दिया जाता है, जिसे आप देखकर यहाँ पर विषय लिखेंगे। लेकिन विषय लिखने में विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि विषय कम से कम शब्दों में हो। उसके नीचे हम लिखेंगे कि संबोधन दिया जाता है, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, महोदय, आदरणीय या श्रीमान जी। इसके बाद हम लिखेंगे कि आता है पत्र का मुख्य विषय वस्तु, कि यह पत्र किस कारण से लिखा जा रहा है। और उसके बाद अगला पैराग्राफ आएगा समापन, जिसमें बहुत ही औपचारिक शब्दों का प्रयोग करके पत्र को समाप्त किया जाता है। उसके बाद धन्यवाद और प्रार्थी अर्थात जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और दिनांक। तो यह आप दिख रहे हैं, ये फॉर्मेट पैटर्न तैयार है और यह सब कुछ उल्टे हाथ की तरफ आता है। और यहीं पर आप स्क्रीन में अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी देख रहे हैं। प्रेषक का नाम, जो पत्र लिख रहा है, दिनांक और संबोधन दिया जाता है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। प्रिय बड़े भैया, प्रिय बहन, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, जो भी आप लिखेंगे। और उसके अगले बिंदु में होता है यथा योग्य अभिवादन। अगर आप माता पिता या बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर चरण स्पर्श लिखा जाएगा। और यथा योग्य मतलब जिस किसी को भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार, अगर छोटों को लिख रहे हैं आशीर्वाद प्रेम लिख सकते हैं। उसके बाद होता है कुशल क्षेम ज्ञापन। यह हम व्यावसायिक पत्रों में नहीं देखते हैं, अनौपचारिक पत्रों में ही होता है कि हम यहाँ पर कुशलता पूर्वक रहते हुए
आप सभी की कुशलता की कामना करते हैं। और उसके बाद आता है कि यह पत्र किस कारण से लिखा जा रहा है। अगर आप पारिवारिक कोई सूचना दे रहे हैं, किसी शादी ब्याह की, या किसी की अच्छे अंक प्राप्त होने की, या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, या वो आपके पास आना चाहते हैं, तो आप उनका स्वागत कर रहे हैं, यह जो भी इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी। उसके बाद समापन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र में यही लिखते हैं कि असावधानीवश अगर मुझसे कोई गलत शब्द का प्रयोग हो गया हो तो माफ करेंगे, क्षमा के साथ। उसके बाद आता है कि जो भी पत्र लिख रहा है उसका जिससे पत्र लिखा गया है क्या संबंध है। जैसे माता पिता को पत्र लिखा है तो आपका पुत्र, या भाई को लिखा गया है तो आपका भाई, और यहाँ पर नाम लिखा जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पत्र दोनों फॉर्म में यहाँ पर आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से यह पत्र लिखे जाते हैं और दोनों पत्रों में क्या अंतर होता है। अब हम इसके अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, जो है पत्र में ध्यान देने योग्य क्या बातें होती है। चाहे आप औपचारिक पत्र लिखें या अनौपचारिक पत्र लिखें, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो यहाँ बिंदुरूप में दिया गया है। पहला, उद्देश्य पूर्णता, कि कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में पूरा होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना कि कथन अपने आप में पूरा हो और जिस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं वह उद्देश्य पूरा हो। अर्थात अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें मुख्य विषय की चर्चा करना ही ना भूल जाएं, या आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप किसी के शादी ब्याह की सूचना या संदेश देना चाहते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हम उस विषय को पूरी तरीके से समझा कर लिखें जिसमें उसे कोई भी दूसरा प्रश्न न उठे दिमाग में। अगला है शिष्टता। सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्र की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होना चाहिए एवं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे सभ्यता प्रकट होती है। अस्वीकृति, शिकायत, खींच या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जानी चाहिए जिससे उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है चिन्हांकन, अर्थात पत्र लिखते समय किसी प्रकार की शंका न रह जाए, इसके कारण पूर्ण विराम, अल्प विराम, पैराग्राफ बदलना, सारे चिन्हों का सही स्थान पर उचित प्रयोग करना चाहिए। और अगला बिंदु है सरलता, तो पत्र एकदम सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी और स्वाभाविक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। कोई बनावट, लाग लपट नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है प्रभावोत्पादकता। पत्र की शैली ऐसी होना चाहिए जिससे पाठक प्रभावित हो। हमारे विचारों की छाप पत्र में स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी शैली होना चाहिए। वाक्यों का नियोजन, शब्दों का प्रयोग और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग एक अच्छी भाषा का गुण है। आकर्षकता या मौलिकता होना चाहिए और मौलिकता होना चाहिए। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरता से मतलब है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा किसी प्रकार की काट पीट नहीं करना चाहिए। मौलिकता भी एक महत्वपूर्ण अंग है। पत्र में घिसे पीटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा पत्र प्राप्तकर्ता के विषय गुण में अधिक लिखना चाहिए। अगला बिंदु है स्पष्टता। पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट एवं मधुर भाषा वाला पत्र प्रभावी होता है। शब्दों का चयन, वाक्य की रचना सरल होना चाहिए और जिससे ही पत्र प्रभावशाली बनता है। और अगला बिंदु है संक्षिप्तता, कि पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र छोटा होना चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। और संक्षिप्तता का अर्थ है कि
अपने आप में पूर्ण हो। व्यर्थ की शब्दों के जाल से बचना चाहिए, अर्थात गागर में सागर देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह एक अच्छा, प्रभावी एवं उपयोगी पत्राचार होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन की आवश्यकता और उसके स्वरूप प्रकार पर चर्चा पूरी होती है। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले बिंदु आलेखन की ओर बढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख ड्राफ्ट तैयार किया जाना ही आलेखन कहलाता है। इसे प्रालेखन या प्रारूपण भी कहते हैं। आलेख आवश्यकता अनुसार एक लिपिक या क्लर्क से लेकर उच्च अधिकारियों तक को तैयार करना पड़ता है, अतः इसका पूरा ज्ञान सभी के लिए जरूरी है। आलेखन के ज्ञान के अभाव में कार्यालय की कार्यक्षमता गिरती है, अर्थात कार्य है वो समय पर पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि आलेखन का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वह कार्य जल्दी पूरा होने में समय लेता है और साथ ही साथ संपादन में भी अनावश्यक विलंब होता है, और जिसके कारण जो भी कार्य किया जाना है, जो भी प्रोजेक्ट है, उस पर जो आलेखन या पत्राचार होना है, आलेखन के ज्ञान के अभाव में वह पूरा नहीं होता समय पर। आलेखन पत्राचार का एक अंग है। समाज के विकास के साथ आलेखन के भिन्न भिन्न रूप विकसित हो रहे हैं। विशेषकर सरकारी सेवाओं में और कार्यालयों में काम करने वालों के लिए आलेखन में निपुण होना आवश्यक है। इसकी कुशलता दो बातों पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सरकारी कार्यालयों में, सरकारी सेवाओं में ड्राफ्टिंग या आलेखन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और यह आलेखन का अच्छा ज्ञान होना दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषा का अच्छा ज्ञान से मतलब वोकेबुलरी या अच्छी शब्द संपदा होना चाहिए, जिससे हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करके छोटे छोटे या प्रभावी वाक्य बना सके। आलेखन के विविध रूपों और उसके विशिष्ट नियमों की जानकारी होना चाहिए, अर्थात उसके लिए आलेखन करने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए क्या और किस विषय को लेकर कैसे उसके प्रारूप होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, और सबके विशेष नियम क्या है, यह भी सबको मालूम होना चाहिए। आलेखन की सफलता शुद्ध, सुगठित और परिमार्जित भाषा पर निर्भर है। अर्थात अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं तो आपको एक अच्छी भाषा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आलेखन से हमारा तात्पर्य सरकारी कार्यालय में व्यवहत आलेखनों से है, अर्थात सरकारी कार्यालयों में जो पत्राचार होता है उससे मतलब है। इसे प्रारूपण भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आलेखन की परिभाषा क्या है। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख ड्राफ्ट तैयार किया जाना ही आलेखन कहलाता है, जिसे प्रालेखन या प्रारूपण भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि आलेखन क्या है, कि जो भी पत्राचार किया जाता है, जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वे पहले एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं और वह उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराए जाते हैं। उसके बाद ही वह उस कार्यालय से दूसरे कार्यालय या उस पत्र पर या उस जो भी निर्णय लिए गए हैं उस पर कोई कार्यवाही के लिए वह डॉक्यूमेंट बनता है, दस्तावेज बनता है। आलेख आवश्यकता अनुसार लिपिक से लेकर अधिकारियों तक को तैयार करना पड़ता है, अर्थात हर व्यक्ति को, जो भी सरकारी कर्मचारी है, अपने अपने स्तर पर सभी को आलेखन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में जितने निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग के बाद वह पास हो जाने पर ही वह पत्र आगे बढ़ता है और वह एक डॉक्यूमेंट बनता है।
अतः इसका सम्यक ज्ञान अर्थात इसकी पूरी जानकारी सभी के लिए जरूरी है। आलेखन के ज्ञान के अभाव में हम देखते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है वह डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पाता है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है और कुछ बातें उसमें रह जाती है या उसका तरीका ऐसा होता है कि वह पत्र जो तैयार किया गया है वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं कि समाज के विकास अर्थात जैसी जैसी जरूरतें होती जाती है उसके अनुसार आलेखन का अलग अलग रूप तैयार होता जाता है। और यहाँ हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि आलेखन के प्रकार क्या हैं। तो मुख्य रूप से आलेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रारंभिक लेखन या एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग, दूसरा है उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन एडवांस्ड ड्राफ्टिंग। हम देखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक आलेखन एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग क्या होती है। इसमें वैयक्तिक और सामाजिक पत्राचार आते हैं। इसके अंतर्गत पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार, व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। और उन्नत या उच्चतर आलेखन के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पत्राचारों का समावेश होता है। अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। आलेखन आपको अपने विचारों को कागज पर उतारने की अनुमति देता है ताकि आप उन पर पुनर्विचार कर सकें, उन्हें फिर से लिख सकें। ऐसा करने से आप अपने आप से पूछ सकेंगे कि क्या आप जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वे तार्किक लगते हैं, क्या आपका तर्क स्पष्ट है और अतिरिक्त जानकारी और साक्ष्य की आवश्यकता कहाँ तक है। तो यहाँ महत्व तक हम पहुँचते पहुँचते अच्छी तरह समझ जाते हैं कि आलेखन क्या होता है, कि उसे बार बार लिखकर परिमार्जित कर अपने अधिकारियों से जांच कराकर उस पत्र की उद्देश्य पूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी जांच हम आलेखन के द्वारा करते हैं। तो यह आलेखन होता है, ड्राफ्टिंग की जाती है, उसे सत्यापित कराया जाता है, उसके बाद वह पत्राचार के लिए आगे बढ़ता है और आलेखन पत्र का प्रारंभिक रूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बिंदु पूरा होता है। आलेखन की परिभाषा और प्रकार महत्व के बाद हम आलेखन की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इसका चौथा बिंदु है आलेखन की विशेषता। विशेषताओं में हम सबसे पहले देखेंगे संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ है संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से सारी बातें रखी जाती है, किंतु आवश्यक बातें इसमें न छूटे, अर्थात छोटा करने के चक्कर में आवश्यक बातें नहीं छूटना चाहिए, जिसके लिए हमें पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम छोटे छोटे वाक्य बना सकें और उन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करके उस पत्र को प्रभावशाली भी बना सकें। दूसरा बिंदु है यथार्थता। पत्र में तथ्य और सच्चाई पर ध्यान दिया जाता है। फालतू के तथ्यों का समावेश नहीं करना चाहिए, जिनका कोई भी संबंध उस पत्र से नहीं हो, वे सब इसमें नहीं डालना चाहिए। स्पष्टता होना चाहिए। आलेखन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पत्र लिखा जा रहा है वह स्पष्ट है या नहीं। भाषागत सावधानी रखनी चाहिए। किसी उलझावदार या द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक विषय प्रारूपण में या आलेखन में एक ही पहलू से संबंधित बातों का उल्लेख होना चाहिए तथा अन्य विषयों के लिए अन्य आलेखन करना चाहिए। एक आलेखन में एक ही विषय पर चर्चा की जाना चाहिए। अनुच्छेद विभाजन अर्थात इसमें पैराग्राफ बनाया जाना चाहिए। एक श्रेष्ठ आलेखन को क्रमानुसार अनेक भिन्न भिन्न अलग अलग पैराग्राफ में बांटकर लिखना चाहिए। यह अनुच्छेद विभाजन विषय के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात हम देखते हैं कि एक ही विषय में कई बिंदु होते हैं जिन्हें अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। अगला बिंदु आता है शैली। आलेखन करते समय उसकी शैली विषय अनुसार होना चाहिए कि जिस विषय पर आलेखन किया जा रहा है उस विषय के अनुसार ही शैली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कार्यालय में विविध प्रकार के पत्र होते हैं और सबकी अपनी विशेष शैली होती है।
अगला बिंदु है विनम्रता। आलेखन में विनम्रता झलकती है। उसकी भाषा ऐसी होती है कि जो प्रेषक है, जो आलेखन का या जो पत्र का प्राप्त करने वाला है, उसे भाषाओं से किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी प्रकार का अनुस्मारक या उन्हें कुछ पुरानी बात याद दिलाना चाहते हैं या कोई शिकायत है, कोई नकारात्मक विषय उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, तो भी बहुत ही कोमल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम बिंदु है आकर्षण, कि भेजा गया पत्र आकर्षक होता है। आकर्षक का मतलब यहाँ चित्रकारी या फूल पत्ती बनाने से नहीं है, बल्कि आशय है कि वह एक उचित फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही उसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं होना चाहिए और मात्राओं की, व्याकरण की अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। तथा आलेखन के बाद जो पत्र तैयार किया जाता है, वह पत्र एक अच्छे कागज पर और उस कार्यालय के लेटर पैड पे होना चाहिए, जिसका ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आलेखन से संबंधित सभी जानकारियां यहाँ पर पूरी होती है। और प्रश्न भी आपको साधारणतः इसी प्रकार आएगा कि इस विषय पर टिप्पणी लिखिए, या आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या आलेखन का क्या महत्व होता है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। आलेखन की परिभाषा लिखते हुए उसके महत्व को समझाइए, या आलेखन की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं। और छात्रों, आपको जो भी शंका हो, डाउट हो, किसी प्रकार की जानकारी, अन्य जानकारी प्राप्त करना हो, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आपकी शंका का समाधान जरूर किया जाएगा।